दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। इस वीडियो में आज हम लोग जीएस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स के प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। इस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जीएस के साथ हिंदी का भी सिलेबस है, इसलिए हम जीएस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स के प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है दहनांक, बी बहावांक, सी ओसांक, डी रफूरांक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ओसांक। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू हो जाती है उसे ओसांक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। ऑप्शन ए घनत्व, बी दूरी, सी समय, डी प्रकाश की तीव्रता। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दूरी। एक प्रकाश वर्ष दूरी मापता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन ए है 1813, बी 1857, सी 1853, डी 1833। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1833। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय सन 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच भारत में पहली रेलवे लाइन का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे लाइन द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, इसके द्वारा संचालन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए सारनाथ, बी बोधगया, सी लुम्बिनी, डी कुशीनगर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में समाज में विभाजन का आधार क्या था। ऑप्शन ए धर्म, बी धन, सी जन्म, डी पेशा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पेशा। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार पेशा या कर्म था। ठीक है, इसको कर्म भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है। ऑप्शन ए गहन जमी बर्फ, बी शुष्क हिम, सी कार्बन का समस्थानिक, डी हिम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शुष्क हिम। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, ड्राई आइस भी कहा जाता है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फा कण आवेशित होते हैं। ऑप्शन ए उदासीन न्यूट्रल, बी धनात्मक, सी शून्य, डी ऋणात्मक। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी धनात्मक। अल्फा कण पर धनात्मक आवेश होता है और ये हीलियम नाभिक के समान होते हैं जिसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1994, बी 1964, सी 1974, सी 1984। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 1974। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण करने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। ऑप्शन ए मीर मुसव्विर, बी दोस्त मोहम्मद, सी दसवंत, डी मीर सैयद अली। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दसवंत। दोस्तों दसवंत तथा वसाबन अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। एक और दूसरा नाम है बसावन। ठीक है, ये भी अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था। ऑप्शन ए 1900, बी 1903, सी 1907, डी 1905। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1905।
बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा की थी। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था दोस्तों, ये याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए युगांतर, बी काल, सी संध्या, डी अभिनव भारत। इसमें करेक्ट आंसर डी है, अभिनव भारत। बी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय अभिनव भारत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति का त्योहार प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अगस्त, बी जून, सी मार्च, डी जनवरी। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जनवरी। मकर संक्रांति का त्योहार प्रति वर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लाइकेन प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए परभक्षिता, बी असहभोजिता, सी सहभोजिता, डी सहोपकारिता। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। दोस्तों, लाइकेन सहोपकारिता संबंध का उदाहरण है। लाइकेन नीले हरे शैवाल और कवक के तंतुओं के बीच एक मिश्रित सहजीवी संबंध है। लाइकेन वायु प्रदूषण, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के रूप में उपयोगी जैव संकेतक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी परजीव गण, सी कवक, डी विषाणु। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जीवाणु। जीवाणु नामक सूक्ष्म जीव के वजह से प्लेग रोग होता है। प्लेग एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। ठीक है, प्लेग जो बैक्टीरिया चूहों में पाया जाता है उस जीवाणु की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ऑप्शन ए माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, बी सिंधु के किनारे, डी खजुराहो में, सी खजुराहो में, डी नीलगिरी पहाड़ियों पर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण माउंट आबू में अरावली पर्वत राजस्थान पर करवाया था। ठीक है, ये अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में है। दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान में माउंट आबू में है। ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1992 में, बी 1994 में, सी 1991 में, डी 1993 में। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 1992 में। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई। ठीक है दोस्तों, ये एक वैधानिक निकाय है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, कहाँ है? मुंबई में। ये भी याद कर लेंगे, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए पहला, बी 10वां, सी 15वां, डी 5वां। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पहला। भारत में जूट का उत्पादन, भारत विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। पश्चिम बंगाल में देश के कुल जूट उत्पादन का 50% उत्पादित होता है। पूरे देश का 50% पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में उत्पादन होता है और विश्व में पहला स्थान है भारत का जूट उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मांस, बी खाद, सी टमाटर, डी आलू। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आलू। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध आलू से है। ठीक है, और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, दूध से है। पीली क्रांति तिलहन से है
गोल क्रांति आलू, नीली क्रांति मत्स्य से है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से है। ठीक है, ये सब याद कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ऑप्शन ए 11वीं पंचवर्षीय योजना, बी 9वीं पंचवर्षीय योजना, सी 3री पंचवर्षीय योजना, डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 11वीं पंचवर्षीय योजना। आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 का उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। ठीक है, ये 2007 से 2012, ठीक है, 2007 से 2012 के बीच थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑप्शन ए कनाडा, बी इटली, सी आयरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ऑस्ट्रेलिया। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। ये एक स्तनधारी पशु है। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? ऑप्शन ए नाथुला दर्रा, बी अघिल दर्रा, सी चांगला, डी जोजिला। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नाथुला। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। सिक्किम में ही स्थित जिलेपला दर्रा, इससे भारत और चीन के बीच व्यापार किया जाता है। जिलेपला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार किया जाता है। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ऑप्शन ए गंगा, बी नर्मदा, सी महानदी, डी कावेरी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, नर्मदा। नर्मदा तथा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है, जो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1213 किलोमीटर है। ठीक है, ये पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जोंग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए शरावती नदी, बी कावेरी नदी, सी सोन नदी, डी ताप्ती नदी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जोंग प्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर है। ठीक है, ये 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है। शरावती नदी कहाँ है? कर्नाटक ज़िले में, शिमोगा, कर्नाटक राज्य के शिमोगा ज़िले में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए औषधि, बी खेल, सी कृषि, डी पत्रकारिता। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार 1917 ईस्वी से शुरू हुआ है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? 1917 से। ये पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारणीय योगदान के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए बोलिविया, बी वेनेजुएला, सी अर्जेंटीना, डी ब्राज़ील। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अर्जेंटीना। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। बोलिविया की राजधानी लापाज है, लापाज। ठीक है, बोलिविया की राजधानी। वेनेजुएला काराकस, काराकस। ठीक है, और ब्राज़ील की ब्रासीलिया। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत, बी सापेक्षिकता का सिद्धांत, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए
सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन एक भौतिकविद थे, ठीक है। 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1935, बी 1939, सी 1940, डी 1937। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1937। भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। इसमें कुल 7 न्यायाधीशों का प्रावधान था, लेकिन उस समय 3, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। 1937 में इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संसद का संविधान, बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, सी संसद के सदनों की अवधि, डी भारत के अटॉर्नी जनरल। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 7, डी 6। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 6। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों के लिए 6 बुनियादी स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है, जो व्यक्तियों के नैसर्गिक अधिकार माने जाते हैं। इसके तहत वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति व निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण बिना रोक टोक जाने आने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। ये आर्टिकल 19 यानी 19 अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन ए सारनाथ स्तूप, बी वाराणसी घाट, सी इलाहाबाद किला, डी ताजमहल। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ताजमहल। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। ताजमहल आगरा को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? ऑप्शन ए जयपुर, बी बनारस, सी लखनऊ, डी बरेली। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बनारस। कथक नृत्य शैली से संबंधित घराने बनारस घराना आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित है, ठीक है। ये पूछ भी रहा है, नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान कौन देता है? बनारस घराना, ठीक है। जयपुर घराना युद्ध शैली और आक्रामकता का प्रदर्शन पे जोर देता है। लखनऊ घराना संस्कृति, रोमांस, लोकाचार और श्रृंगार प्रधान, ठीक है। बरेली घराना इसमें नहीं दिया है, ठीक है, इसमें कोई बरेली घराना नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए द्वारिका प्रसाद, बी बिशन नारायण, सी रघुपति सहाय, डी नवल किशोर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रघुपति सहाय। याद कर लेंगे, फिराक गोरखपुरी रघुपति सहाय के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय 18 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश।
ठीक है, इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 3 मार्च 1982 को नई दिल्ली में हुई थी। ये फिराक गोरखपुरी रघुपति सहाय हैं, फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? ऑप्शन ए उज्जैन, बी इलाहाबाद, सी हरिद्वार, डी वाराणसी। इसमें करेक्ट आंसर होगा वाराणसी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, जो इस तरह है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश। और इलाहाबाद, ये अब प्रयागराज हो गया है, वर्तमान इसका नाम प्रयागराज है, ये यूपी में है। हरिद्वार उत्तराखंड में है, ठीक है। ये 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और इसमें जगह है, वो भी आपको बताते हैं, नासिक। इसमें नासिक नहीं दिया है, नासिक में भी कुंभ मेला लगता है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद और नासिक 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, ये याद रखेंगे। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और दूसरा रंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए हरा, बी नीला, सी पीला, डी नारंगी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नीला। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक लाल होता है और दूसरा नीला रंग होता है, ठीक है। 23 नवंबर 1952 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्वज दिया था। ध्वज का आकार 4 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा है। ध्वज के मध्य में प्रतीक चिन्ह है। ध्वज में ऊपर लाल रंग और नीचे नीला रंग होता है, ठीक है। ऊपर क्या होता है? ऊपर लाल रंग होता है और नीला रंग नीचे होता है, ये भी याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ऑप्शन ए गोरखपुर, बी महाराजगंज, सी बलिया, डी बस्ती। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महाराजगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश तथा 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी मिलती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है, ठीक है। और वैसे उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों के साथ है, ठीक है। 8 राज्यों से इसकी सीमा स्पर्श करती है और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो नेपाल के साथ है, इंटरनेशनल लाइन, ठीक है। ये किसके साथ है? नेपाल के साथ है। 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी इसकी सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी न्यूयॉर्क, सी बीजिंग, डी बैंकॉक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर सिंगापुर है। दिसंबर 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके आधार पर दुनिया के सबसे महंगे शहर होने का दर्जा सिंगापुर को मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD 110067 क्या है? ऑप्शन ए चीन का उपग्रह, बी नया खोजा गया सौरमंडल, सी रूस का युद्धक विमान, डी यूक्रेन की एक मिसाइल। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नया खोजा गया सौरमंडल। दिसंबर 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने HD 110067 नामक तारे की खोज की, जो एक सौरमंडल का निर्माण करता है। ये तारा पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर है। ये सूर्य से 20% छोटा है। तो एक नया खोजा गया सौरमंडल है, ये नंबर याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है,
दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी भूटान। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत। दोस्तों, दिसंबर 2023 में भारत ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है और संयुक्त अरब अमीरात में कॉप 28 के आयोजन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण का संरक्षण करके ग्रीन क्रेडिट कमाने के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की थी। ठीक है, ये भारत ने लॉन्च की है, लेकिन कहाँ? कॉप 28 में, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, यूएई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ से हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है हिंदी का, भाषा की मूल इकाई है? ऑप्शन ए अक्षर, बी ध्वनि, सी संकेत, डी वर्णमाला। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ध्वनि। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई भी ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होता है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होता है और पदबंध से भी छोटी इकाई शब्द, और शब्द से छोटी इकाई क्या होता है? अक्षर होता है, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो भाषा की मूल इकाई क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। बी है सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। सी सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। डी सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। इसमें विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। ठीक है, उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, ये विराम चिन्ह लगा हुआ है, सुख दुख। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। ये वाक्य है, इसमें क्या प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है, बी वह, सी इनमें, डी एक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक। वह इनमें से एक को जानता है वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, जैसे वह इनमें से श्याम को जानता है। ठीक है, तो संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है एक, वह इनमें से एक को जानता है, एक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए गुणवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, बल्कि विशेषण का भेद है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, ये 6 तरह के भेद होते हैं सर्वनाम के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ये शायद प्रश्न रिपीट हो गया है दोस्तों जी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, गुणवाचक। ठीक है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, बी विशेष, सी कारक, डी विकृत अव्यय। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विशेषण। क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सोहन, बी गांव, सी देख रहा है, डी मकान। इसमें क्रिया शब्द कौन सा है?
इसमें क्रिया शब्द है देख रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द देख रहा है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना इत्यादि। क्रिया विकारी शब्द है जो रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे सोहन की जगह किसी महिला का नाम होता, जैसे सीता गांव का मकान देख रही है, तो ये क्रिया के अनुसार बदल जाता। ठीक है, यहाँ देख रही हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य में हजारों है, क्या है हजारों? ऑप्शन ए संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी अव्यय। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, अव्यय। ठीक है, वाक्य में मेरा बेटा हजारों में एक है, इस वाक्य में हजारों शब्द क्या है? अव्यय है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? ऑप्शन ए संचार, पालन, ग्रीवा, बी मनुष्यत्व, बनावट, रौनक, सी पतलून, झल्लाहट, अक्षुण्णता, डी प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह शब्द पुल्लिंग हैं और सभी विकल्प ये असंगत हैं तीनों। ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। ऑप्शन ए बिल्ली, बिल्लियाँ, बी पेड़, पेड़ों, सी खंबा, खंबे, डी रस्सी, रस्सियाँ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पेड़, पेड़ों। पेड़, पेड़ों वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, क्योंकि पेड़ का बहुवचन शब्द पेड़ ही होता है। ठीक है, पेड़ का बहुवचन क्या होगा? पेड़ ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है? ऑप्शन ए हेतु, हेतु मद भूतकाल, बी आसान्य भूतकाल, सी अपूर्ण भूतकाल, डी संदिग्ध भूतकाल। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, हेतु, हेतु भूतकाल। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। इसमें हेतु, हेतु भूतकाल है। धातव्य है कि जिन क्रियापदों से भूतकाल के में कार्य होने के संकेत तो मिलता है लेकिन किसी कारणवश कार्य नहीं हो पाता है, उसे हेतु, हेतु भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, यदि मैं घर में होता तो चोरी नहीं होती। ठीक है, ये क्या होगा? हेतु, हेतु भूतकाल। अगला प्रश्न है, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? ऑप्शन ए भाववाच्य, बी कृत्यवाच्य, सी कर्मवाच्य और भाववाच्य, डी कर्मवाच्य। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भाववाच्य। अकर्मक धातुओं से बनने वाली और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य भाववाच्य है। किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग और वचन में होने वाला परिवर्तन कर्ता और कर्म दोनों ही के तहत नहीं होते हैं, बल्कि भाव के अनुसार हों तो वो वाक्य में प्रयुक्त वाच्य को भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भाववाच्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी संबंध सूचक, सी कारक, डी सर्वनाम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कारक। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, ये सब कारक के भेद हैं, 8 भेद हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। ऑप्शन ए अंगूठा, अंगुष्ठ, बी कुष्ठ, कोण, सी क्षण, छिन्न, सी डी काष्ठ, काठ। इसमें असंगत युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अंगूठा, अंगुष्ठ। ठीक है, तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म है, अंगूठा का अंगुष्ठ होगा। ठीक है, अंगुष्ठ, और सभी असंगत हैं। अंगुष्ठ तत्सम और अंगूठा तद्भव होगा, ये राइट आंसर है।
ठीक है, ये असंगत हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ऑप्शन ए निकृष्ट, बी निर्भय, सी निर्वाह, डी निर्दोष। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए निकृष्ट। निकृष्ट निर उपसर्ग से नहीं बना है, ठीक है, जबकि निर्भय, निर्वाह और निर्दोष निर उपसर्ग से बने हैं। निर्भय भी, निर्दोष और निर्वाह ये तीनों निर उपसर्ग से बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए आप, बी पा, सी अनु, डी अन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आप। मिलाप शब्द में आप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूलतः शब्द के पीछे लगाकर शब्द के अर्थ को बदल कर रख देते हैं, ठीक है, परिवर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। इसमें ये युग्म ऐसा है जो सही नहीं है। ऑप्शन ए औचक अक्सर, बी डमाडोल अस्थिर, सी झिड़कना पुचकारना, डी गाफिल खबरदार। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डमाडोल अस्थिर, ठीक है। डमाडोल अस्थिर विलोम युग्म सही नहीं है। सही विलोम युग्म है डमाडोल स्थिर, ठीक है। इसमें आ गलत दे दिया, ठीक है, बाकी सभी सही हैं। औचक अक्सर, झिझकना पुचकारना, गाफिल खबरदार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अनिवार्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए ज़रूरी, वैकल्पिक, पसंद, गैर ज़रूरी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा वैकल्पिक। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक होता है, ठीक है। और पसंद का विलोम नापसंद हो जाएगा। ज़रूरी का विलोम गैर ज़रूरी हो जाएगा और गैर ज़रूरी का ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कंदर्प, पंचशर और पुष्प धनवा ये निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए कामदेव, बी गौरीसुत, सी वंशीधर, डी यक्षराज। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कामदेव, ठीक है। कंदर्प, पंचशर और पुष्प धनवा शब्द कामदेव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और वंशीधर का पर्यायवाची होगा, इसका है गिरधर, गोपाल, मुरारी। गौरीसुत का पर्यायवाची गणपति, लंबोदर, मूषक वाहन, गजमुख। और यक्षराज का कुबेर, धनद, धनपति, ठीक है। तो इसमें इन तीनों के पर्यायवाची कौन सा है, कामदेव है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए मोद हर्ष, बी अचल प्रमोद, सी तनुज आमोद, डी शाल उल्लास। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है मोद हर्ष। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द मोद का हर्ष होगा। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द हैं हर्ष, आमोद, प्रमोद, उल्लास, आह्लाद, ये सब भी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए दूरी, बी आकाश, सी शेष, डी हृदय। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आकाश, ठीक है। आकाश शब्द अंतर का अर्थ नहीं है, जबकि दूरी, शेष और हृदय शब्द अंतर के अनेकार्थी शब्द हैं। ये तीनों अंतर के अनेकार्थी हैं, आकाश नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। ऑप्शन ए ईश्वर, ईश्वरीय, बी झगड़ा, झगड़ालू, सी कुल, कुलीन, डी अज्ञान, अज्ञानता। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है अज्ञान, अज्ञानता, ठीक है। संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से अज्ञान और अज्ञानता शब्द युग्म असंगत हैं। इनका संगत युग्म अज्ञान, अज्ञानी होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, अज्ञानी, ठीक है, इसका अज्ञानी होगा। और तीनों विकल्प जो हैं ये संगत हैं, ईश्वर, ईश्वरीय, कुल, कुलीन, झगड़ा, झगड़ालू, ये करेक्ट हैं, ये असंगत हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है। ऑप्शन ए मुकदमेबाज, बी गवाह, सी प्रतिवादी, डी वादी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है वादी। जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द होता है वादी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है,
किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। वो कौन सा शब्द है इसमें? ऑप्शन ए अनुदान, बी अनुयायी, सी अनुपति, डी अनुभवी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुयायी। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाता है। ठीक है। और अनुभवी कहते, किसी व्यक्ति या अनुभवी कहते हैं वह जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभव प्राप्त किया हो। ठीक है, जिसने अनुभव प्राप्त किया हो उसको क्या कहेंगे? अनुभवी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? ऑप्शन ए हल संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि, डी गुण संधि। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हल संधि। दिए हुए प्रश्न में हल संधि स्वर संधि का भेद नहीं है। शेष विकल्प स्वर संधि के भेद हैं। मूल रूप से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, अयादि, वृद्धि, यण। ये 5 स्वर संधियां हैं। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, अयादि, वृद्धि, यण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यथाशक्ति में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी अव्ययी भाव। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है अव्ययी भाव। ठीक है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा जिसका समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और सामसिक या समास पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। बी रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, सी आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, डी क्या आप मेरे साथ चलेंगे। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। इसमें ये अशुद्ध है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये शुद्ध रूप नहीं है। ठीक है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है। रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये इसका शुद्ध रूप होगा। ये गलत है, बाकी ये भी शुद्ध है। और आज लाल बहादुर शास्त्री को लोग याद करते हैं, ये भी सही है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, ये भी सही है। बी गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए भय, बी विस्मय, सी शोक, डी जुगुप्सा। ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है शोक। ठीक है। करुण रस का शोक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है छंदों की गणना किससे की जाती है? ऑप्शन ए शब्द और वर्ण, बी धातु और स्वर, सी वर्ण और मात्रा, डी वर्ण और पंक्ति। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वर्ण और मात्रा। छंदों की गणना वर्ण और मात्रा से की जाती है। अक्षरों की संख्या और कर्म मात्रा गणना यति गति के संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित छंद कहलाते हैं। छंद के 2 भेद होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। ठीक है। तो इनकी गणना छंदों की वर्ण और मात्रा से की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे मैं में कौन सा अलंकार है? इसमें ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, बी अतिशयोक्ति अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा अनुप्रास अलंकार। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेसाहु जाति निरंतर गावे में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। मुदित जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है। यहाँ पद में माँ वर्ण में आवृत्ति और दूसरे में सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, इसीलिए इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अल्जीरिया, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अल्जीरिया। देरिदा का जन्म अल्जीरिया में हुआ था। जैकी ओली देरिदा का जन्म 1930 ईस्वी में अल्जीरिया में हुआ था। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे
जिन्हें अलौकिक विश्लेषण का एक रूप विकसित करने के लिए जाना जाता था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, पूरा नाम क्या था? जैकी ओली देरिदा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अशरफियाँ लुटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। बी, सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना। सी, स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना। डी, एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु के होने में नष्ट हो जाना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी करना, ये लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, अशरफियाँ लुटें और कोयले पर मोहर। ठीक है, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। ऑप्शन ए, घर की मुर्गी दाल बराबर। बी, चटमगनी पटब्या। सी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। डी, आम के आम गुठलियों के दाम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। बहुत कंजूस का आशय उस व्यक्ति से है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ठीक है, ये लोकोक्ति का अर्थ है। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ है कि सुलभ चीज़ों का महत्वहीन होना, जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कद्र न करना। चटमगनी पटव्या, प्रस्तावित कार्य शीघ्रता से पूर्ण करना, कोई काम करने के लिए जो काम पहले से प्रस्तावित है उसमें जल्दी करना। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ लेना। ठीक है, इसका क्या होगा? दोहरा लाभ लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ऑप्शन ए, आधुनिक काल। बी, भक्ति काल। सी, रीति काल। डी, संयुक्त काल। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, संयुक्त काल। दोस्तों, साहित्य का संयुक्त काल के रूप में विभाजन नहीं किया गया। आचार्य शुक्ल के अनुसार काल विभाजन आदि काल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700 सॉरी, और रीति काल जो है वो 1700 से 1900 है, आधुनिक काल 1900 से अब तक। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, ये है संयुक्त काल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? ऑप्शन ए, धोखे में रहना। बी, बहुत ही महत्वपूर्ण होना। सी, धैर्यपूर्वक सोचना। डी, किसी भी गिनती में ना आना। इसमें करेक्ट आंसर डी है, किसी भी गिनती में ना आना, न 3 में न 13 में, इसका अर्थ है किसी भी गिनती में ना आना। ठीक है, अगला प्रश्न है, भर्त्सना का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, निंदा और तिरस्कार। बी, अपमान। सी, चुगली। डी, विरोध। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, निंदा और तिरस्कार। भर्त्सना का तात्पर्य निंदा और तिरस्कार करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लेखक की परेशानी का उदाहरण था। ऑप्शन ए, लेखक और उसके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। बी, लेखक के मित्र ने शिकायत की और उन्हें बताया कि देश की दुर्दशा देखते हुए वह कुछ नहीं कर रहा है। सी, लेखक ने सोचा कि उसने अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। डी, भविष्य विकट, असहिष्णु और भविष्य की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर लेखक की परेशानी का उदाहरण क्या था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेखक की परेशानी का कारण था कि लेखक और उसके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? इसमें ऑप्शन ए है, कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। बी, क्योंकि भीष्म ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध किया था। सी,
भीष्म ने मन में पाप बोध का एहसास हुआ था। डी, भीष्म बहुत बड़े ज्ञानी थे और पक्षपाती होने से उन्हें भविष्य में ने क्षमा नहीं किया था। तो भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।